आगे बढ़ते हैं। आपसे बोल रहा हूँ मैं डायमेंशन निकाल के दिखाइए प्रेशर की, आपसे बोल रहा हूँ डायमेंशन निकाल के दिखाइए स्ट्रेस की। आप बोलेंगे सर आप हमें दोनों के फॉर्मूले बता दें, हम डायमेंशन निकाल लेंगे। मैं दोनों के फॉर्मूले भी बताता हूँ। प्रेशर का फॉर्मूला है मेरे पास फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेस का फॉर्मूला है मेरे पास फोर्स अपॉन एरिया। आप बोलेंगे सर दोनों के फॉर्मूले तो सेम है। मैं बोलूँगा जी हाँ, दोनों के फॉर्मूले सेम है। दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले डायमेंशन निकालते हैं। देखो प्रेशर की डायमेंशन चाहिए, ऊपर फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन आपको पता है MLT-2। एरिया की डायमेंशन आपको पता है, एरिया की डायमेंशन मैं आपको निकलवा चुका हूँ। एरिया की डायमेंशन होती है मेरे पास मीटर स्क्वायर। लेक्चर नंबर 1 में तमाम लोग निकाल के देखिएगा, एरिया की डायमेंशन है मीटर स्क्वायर, मैंने डायमेंशन रखी। आप देखो ऊपर L और नीचे स्क्वायर, तो ये L से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। जो बच गया मैंने उसको लिखा MT-2/L। इस L को बोला आप ऊपर आ जाइए, तो L ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, L इनवर्स। तो प्रेशर की डायमेंशन आ गई ML इनवर्स T-2। अच्छा, जो डायमेंशन मेरे पास प्रेशर की आई है वही डायमेंशन मेरे पास किसकी आएगी, स्ट्रेस की। दोनों की डायमेंशन भी सेम है। सेम तरीके से सॉल्व करोगे, दोनों की डायमेंशन सेम आई। जो डायमेंशन प्रेशर की वही डायमेंशन स्ट्रेस की। आप बोलेंगे सर दोनों में फ़र्क क्या हुआ, तो दोनों में फ़र्क ये है, तमाम लोग ज़रा देखिएगा। दोनों में फ़र्क ये कि प्रेशर होता है मेरे पास, मैं लिख के दिखाऊँ आपको। प्रेशर होता है मेरे पास अगर वो आपसे बात करेगा लिक्विड की, और अगर वो बात करेगा गैसेस की, तो जो फोर्स पर यूनिट एरिया है वो मेरे पास कहलाएगा प्रेशर। लेकिन अगर फोर्स पर यूनिट एरिया वो बात करे आपसे किसकी, सॉलिड की, तो वो कहलाएगा मेरे पास क्या, स्ट्रेस। मैं लिख के दिखा देता हूँ आप तमाम लोगों को। अगर वो आपसे बात करेगा फोर्स पर यूनिट एरिया सॉलिड की, तो वो चीज़ मेरे पास कहलाएगी कौन, स्ट्रेस कहलाएगी। यानी प्रेशर होता है लिक्विड और गैसेस में, जबकि स्ट्रेस होता है मेरे पास किस में, सॉलिड्स में। प्रेशर निकाल लिया, स्ट्रेस निकाल लिया। थर्ड नंबर पे मेरे पास स्ट्रेन। स्ट्रेन आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था, लेकिन क्योंकि मैट्रिक क्लास तो आप लोग पढ़ के आए नहीं, मैं ये समझता हूँ कि मैट्रिक क्लास आप लोगों ने ऐसी प्रमोट कर ली थी, तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ। अब आप देखो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो जो दोनों की डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, कैपिटल एल। तो ऊपर भी कैपिटल एल नीचे भी कैपिटल एल, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या कुछ बचा, आप बोलेंगे सर नहीं बचा। और अगर कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो आपने लिखा है स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, यानी नो डायमेंशन। ये स्ट्रिंग की डायमेंशन आपने निकाल ली। इसके बाद आपसे अगर बोला जाए एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग की डायमेंशन निकाल के दिखाइए, या आपसे बोला जाए टेंशन इन स्ट्रिंग की डायमेंशन निकाल के दिखाइए। देखो जैसे ही आपने लफ्ज़ सुना एक्सेलरेशन का, तो आपको तो पता है सर एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमें याद है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2। बिल्कुल सही कहा आपने, एक्सेलरेशन की डायमेंशन है मेरे पास LT-2। अब ये LT-2 कैसे आई, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने लिखा, याद है ना, एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। ये पुली वाले केसेस की बात कर रहे हैं, आप दो बॉडीज़ को हैंग करते थे, एक बॉडी को आपने हैंग किया, दूसरी बॉडी को आपने हैंग किया, ये उन केसेस की बात कर रहा है आपसे। अब आप देखो M1 की जगह पे भी कैपिटल M, M2 की जगह पे भी कैपिटल M, M1 की जगह कैपिटल M, M2 की जगह पे कैपिटल M, और G की जगह पे G की डायमेंशन, क्योंकि G ग्रेविटी है और ग्रेविटी की डायमेंशन होती है मेरे पास कौन, LT-2, तो मैंने इसकी डायमेंशंस को रखा। अब आप देखो डायमेंशन को सॉल्व करने का मैं एक तरीका सिखा रहा हूँ। आज के बाद से डायमेंशन को अगर आप सॉल्व करोगे, आपके पास लिखा हुआ नज़र आया M-M, होना तो ये ज़ीरो चाहिए, लेकिन डायमेंशन के अंदर ये M के ही बराबर होता है। जैसे अगर मैं 4 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर माइनस करूँ, तो आंसर क्या बचेगा, आप बोलेंगे सर आंसर भी बचेगा 2 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर माइनस किया तो सेंटीमीटर तो बचा ना, क्या सेंटीमीटर को आपने ऐसा तो नहीं किया कि सेंटीमीटर को इरेज कर दिया, यानी सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर को माइनस करोगे तो सेंटीमीटर बचेगा। ऐसे ही दो डायमेंशंस में अगर m में से m को माइनस करोगे तो आंसर भी क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं m में m को प्लस करूँ, यानी m प्लस m, होना तो 2m चाहिए, लेकिन आप क्या लिखोगे, m ही लिखोगे। तो ये रूल ज़रा याद रखिएगा, m माइनस एम भी m के बराबर और m प्लस m भी m के बराबर। अब आप देखो ऊपर है m माइनस एम, आप बोलेंगे सर m के बराबर, नीचे है m प्लस m, तो बराबर किसके होगा, m के। अब देखो ऊपर भी m नज़र आ रहा, नीचे भी m नज़र आ रहा, m से m ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन वही आ गई जो आपने बताई थी, LT-2। अब मैं आपसे बोलता हूँ मुझे डायमेंशन बताओ किसकी, टेंशन इन स्ट्रिंग की। तो आप बोलेंगे सर टेंशन की अगर आपको डायमेंशन चाहिए, तो टेंशन के बारे में तो हमने पढ़ा, टेंशन इज़ अ फोर्स। टेंशन एक किस्म की मेरे पास क्या है, फोर्स। और फोर्स की डायमेंशन देखो आपको याद है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, आप बोलेंगे सर फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, क्योंकि आपको कहा था कोई भी आपको नींद से उठा के बोले, आपसे डायमेंशन बोले फोर्स की डायमेंशन बताओ, आप उसको फोर्स की डायमेंशन बता सकते हो क्या, MLT-2। लेकिन निकाल के चेक करते हैं डायमेंशन कैसे होगी, तो मैंने टेंशन का फॉर्मूला लगाया। अब आप देखो 2 तो नंबर है, तो नंबर डायमेंशन में नंबर को नहीं लिखते,
M1 की जगह पे कैपिटल M, M2 की जगह पे कैपिटल M, M1 की जगह कैपिटल M, M2 की जगह कैपिटल M, ग्रेविटी की जगह पे यही डायमेंशन आ जाएगी कौन, LT-2। मैंने वैल्यूज़ को रखा। अब देखो नीचे m प्लस एम करोगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर m प्लस एम आपने रूल पढ़ाया m के बराबर होता है, ऊपर m नीचे m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास बचा MLT-2 जो कि डायमेंशन किसकी है मेरे पास, टेंशन की। तो ये मैंने डायमेंशन आपको निकालना सिखाई, एक्सेलरेशन इन ए स्ट्रिंग, टेंशन इन ए स्ट्रिंग की। इसके बाद मैं अब आपको सिखाता हूँ डायमेंशन निकालना। लिखा मैंने मैग्नीफिकेशन, तो तमाम लोगों ने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ऊपर भी हाइट नीचे भी हाइट, और हाइट एक किस्म की लेंथ है। तो आप बोलेंगे सर डायमेंशन हम लिखना सीखते हैं ज़रा। ऊपर भी हाइट, तो हाइट की हाइट होती है लेंथ यानी मीटर है, सॉरी हाइट मेरे पास एक किस्म की लेंथ है, चाहे इमेज की हो चाहे ऑब्जेक्ट की हो। तो ऊपर भी एल आएगा नीचे भी एल आएगा। आप बोलेंगे सर सही है, तो ऊपर भी एल नीचे भी एल, तो ये एल से एल तो क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या कुछ बचा, आप बोलेंगे सर नहीं बचा। इसका मतलब मैग्नीफिकेशन की कोई डायमेंशन नहीं होती। मैग्नीफिकेशन के बाद मैं आपसे बात करता हूँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आप बोलेंगे सर हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, आप सिर्फ हमें जो है फॉर्मूला बताइए। तो मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू Fs/R। आप देखो ऊपर जो चीज़ देख रहे हो वो है आपके पास फोर्स, और नीचे आप देख रहे हो R, तो ये R मेरे पास कहलाता है कौन, नॉर्मल रिएक्शन। और आप लोगों ने एक बात पढ़ी है कि नॉर्मल रिएक्शन भी मेरे पास एक किस्म की क्या होती है, फोर्स होती है। देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू Fs/R, ऊपर फोर्स नीचे नॉर्मल रिएक्शन, जबकि नॉर्मल रिएक्शन भी एक किस्म की मेरे पास क्या है, फोर्स है। तो मैंने ऊपर भी फोर्स की डायमेंशन रखी, मैंने नीचे भी फोर्स की डायमेंशन रखी। देखो फ्रिक्शन फोर्स थी तो डायमेंशन आ गई MLT-2, R नॉर्मल रिएक्शन था, ये भी एक फोर्स थी तो डायमेंशन आ गई MLT-2, ऊपर भी MLT-2 नीचे भी MLT-2, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो आपने इसका आंसर लगाया नो डायमेंशन, यानी मैग्नीफिकेशन की कोई डायमेंशन नहीं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई डायमेंशन नहीं। अब ये एक MCQ आपसे शेयर करते हैं कुछ, ये MCQ आपको नज़र आ रहा, मुझे ज़रा डायमेंशन बताइएगा इनकी डायमेंशंस क्या होंगी। आपसे बोलता हूँ मुझे डायमेंशन बताइए मोमेंट ऑफ फोर्स की। आप बोलेंगे सर देखिए लफ्ज़ नज़र आ रहा है फोर्स का, और फोर्स की डायमेंशन होती है मेरे पास कौन, MLT-2, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी कैसे, तो मैं अब आपको बताता हूँ। आप तो बोल रहे थे सर फोर्स है तो फोर्स की डायमेंशन MLT-2 होगी, लेकिन आप लफ्ज़ देखो मोमेंट ऑफ फोर्स, और आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, आप लोगों को पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ फोर्स मेरे पास दूसरा नाम है किसका, टॉर्क का। मोमेंट ऑफ फोर्स दूसरा नाम है टॉर्क का, यानी फोर्स की डायमेंशन नहीं लिखनी बल्कि किसी लिखनी है, टॉर्क की। और टॉर्क की डायमेंशन आप पढ़ के आ चुके हो लेक्चर नंबर 1 में, ml²t-2। सेकेंड MCQ देखो डायमेंशन निकाल के दिखाओ किसकी, कैवेंडिश कांस्टेंट की। तो कैवेंडिश कांस्टेंट मेरे पास दूसरा नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की आप डायमेंशन निकाल चुके अभी अभी लेक्चर के स्टार्ट में निकाली, m−1 L3t-2, यानी ऑप्शन नंबर सी। थर्ड डायमेंशन आपसे बोल रहा है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये डायमेंशन इंटरेस्टिंग है, मैं आपको निकालना सिखाता हूँ कैसे निकालोगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है, मैं लिखे दिखाऊँ आपको फॉर्मूला मेरे पास, स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को लिखते हो ई से, और यहाँ मेरे पास हो जाएगा कौन, स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा ई इज इक्वल टू, ऊपर मेरे पास स्ट्रेस है जबकि नीचे मेरे पास कौन है, स्ट्रेन है। देखो आप अभी अभी निकाल के सीख के आए कि स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो सिर्फ कौन बचा, स्ट्रेस बचा, यानी जो डायमेंशन स्ट्रेस की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। भाई अभी अभी पढ़ा है ना, इस लेक्चर को ज़रा बैकवर्ड करके देखना तो आपको समझ में आएगी बात। स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, तो सिर्फ कौन बचा, स्ट्रेस, यानी जो डायमेंशन स्ट्रेस की वही डायमेंशन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। अब स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही स्ट्रेस की डायमेंशन कौन, ML−1t-2, और जो डायमेंशन स्ट्रेस की होगी वही डायमेंशन मेरे पास किसकी होगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो मैं करेक्ट आंसर लगाऊंगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद मेरे पास अगली डायमेंशन है मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, तो ऑप्शन आपके सामने, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब ये ऑप्शन नंबर बी कैसे है तो ये मैं आपको निकालना सिखाऊं। आप लोगों ने पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला, स्टोक्स लॉ चैप्टर नंबर 3, F इज इक्वल टू 6π/η/RV। देखो सबसे पहले F है तो फोर्स की डायमेंशन होती है मेरे पास MLT-2, 6 नंबर है और नंबर की डायमेंशन नहीं होती, पाई नंबर है और नंबर की डायमेंशन नहीं होती, ये ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसकी डायमेंशन चाहिए, इसको एज इट इज़ लिखा। R बराबर में देख रहे हो ये रेडियस है, रेडियस डिस्टेंस है तो आपने क्या रख दिया L, और ये V देख रहे हो तो V वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है मेरे पास कौन, LT-1। लेफ्ट साइड पे L, राइट साइड पे L,
एल से एल मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल, तो जो बच गया मैंने उसको लिख दिया एम टी माइनस टू, और जो एल टी माइनस वन था ये मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट पे लाके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो ये एल को भी बोला आप ऊपर जाइए, टी माइनस वन को भी बोला ऊपर जाइए, तो एल ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा, मैं लिख के दिखाता हूँ, देखो एम एज इट इज़ रहेगा, नीचे से एल ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, एल माइनस वन, पहले से लिखा हुआ था टी माइनस टू, और ये टी माइनस वन जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा टी प्लस वन, लिख के दिखाया मैंने। ये देखो एम एज इट इज़ रहा, एम एज इट इज़ रहा, टी माइनस टू एज इट इज़ रहा, ये रहे, एल ऊपर आ गया तो क्या हो गया, एल इनवर्स, और टी माइनस वन ऊपर आया तो क्या हो गया, टी प्लस वन। अब आप देखो माइनस टू और प्लस वन, तो आप बोलेंगे सर माइनस टू प्लस वन बराबर होता है किसके, माइनस वन के, तो आंसर मेरे पास क्या बचा, एम एल इनवर्स टी इनवर्स, यानी एम एल इनवर्स टी इनवर्स। तो ये आंसर था मेरे पास किसका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। हमारे कोर्स में जितनी भी डायमेंशन थी, कोशिश करके मैंने आपको सारी डायमेंशन निकालना सिखा दी। अब आप अपने कोर्स में जो फॉर्मूले बच गए उनकी डायमेंशन निकालने की कोशिश करना, और मुझे अगर कोई डायमेंशन सॉल्व ना हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो मैसेज करके। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बेसिक चीज़ें डायमेंशंस में मैंने आपको पढ़ाई। आपको सिखाया था जहाँ जहाँ आपको लेंथ नज़र आएगा वहाँ पे आप रखोगे कैपिटल एल, जहाँ जहाँ आपको मास नज़र आएगा वहाँ पे आप रखोगे कैपिटल एम, और जहाँ जहाँ टाइम नज़र आएगा वहाँ पे आप रखोगे कैपिटल टी। ये तीन तरह की आपको डायमेंशन सिखाई थी कि जहाँ लेंथ नज़र आए वहाँ पे कैपिटल एल रखिए, जहाँ मास नज़र आए वहाँ कैपिटल एम रखिए, और जहाँ टाइम नज़र आए वहाँ पे क्या रखिए, कैपिटल टी रखिए। उम्मीद करता हूँ डायमेंशन आपको याद होंगी। उन्हीं डायमेंशन को आज मज़ीद मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। अगर पहले तो आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं डायमेंशन से रिलेटेड, क्योंकि मैंने आपको डायमेंशन बहुत सारे सिखाए। तो मैंने आपको कहा था कि मैं ये समझता हूँ कि आप तमाम लोग डायमेंशन में माहिर हो गए, और उम्मीद भी ये करता हूँ कि आप तमाम लोग को डायमेंशन समझ में आ रही होंगी। तो अब जो डायमेंशन में जो लोग समझते हैं डायमेंशन में माहिर हो गए, उनके लिए ये सवाल है। ये सवाल मैं एक छोटा सा शेयर कर रहा हूँ। सवाल आपके सामने, सवाल ज़रा देखिएगा। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज डैश। भाई आपके कोर्स का सवाल है। आप लोग समझ रहे थे कि आप डायमेंशन में बहुत ज़्यादा चैम्पियन हो गए, तो मैंने आपके सामने एक सवाल रखा है, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस। तमाम लोग कोशिश ज़रूर कीजिए, कुछ भी तुक्का लगाइएगा, ए बी सी डी जो आपके जहन में है। आप अक्कड़ बक्कड़ भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप इसका करेक्ट जवाब बताइएगा। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन निकालना सीखते हैं। सबसे पहले तो देखो आपको नज़र आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए डायमेंशन निकालने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? तो आंसर मेरे पास है इसका ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर ए आंसर कैसे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का ज़रा फॉर्मूला देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, यानी ऊपर आप रखोगे किसको, वर्क को, और नीचे रखोगे किसको, चार्ज को। अब देखो आपको डायमेंशन पता है, आपको डायमेंशन पता है वर्क की डायमेंशन मैंने आपको निकलवाई है अपने पुराने लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये डायमेंशन है मेरे पास वर्क की, यानी मुझे वर्क की डायमेंशन तो पता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। लेकिन सर मसला ये है कि मुझे डायमेंशन किसकी नहीं पता, मुझे डायमेंशन नहीं पता किसकी, क्यू की। अब क्यू की डायमेंशन क्या होगी, तो मैं क्यू की डायमेंशन आपको निकालना सिखाऊँ। देखो आप लोगों ने, तमाम लोगों ने क्यू का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्यू इज इक्वल टू आई टी, यानी करंट इनटू टाइम। तमाम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा चार्ज का, क्यू इज इक्वल टू आई टी। अब इस पर यूनिट रखते हैं। अब देखो जहाँ जहाँ आई नज़र आ रहा है, तो देखो डायमेंशन में मैंने आपको लेंथ सिखाया, डायमेंशन में मैंने आपको मास सिखाया, डायमेंशन में टाइम सिखाया, लेकिन डायमेंशन में मैंने आपको करंट नहीं सिखाया। तो आज के बाद से आप किसी भी डायमेंशन में अगर करंट देखो, क्योंकि करंट भी बेसिक यूनिट है तो इसकी भी डायमेंशन होती है, आज के बाद से आप कभी भी किसको देखो, आई यानी करंट देखो, तो जहाँ जहाँ करंट नज़र आएगा आप करंट की जगह पे सिंपल दोबारा क्या रख देना, आई रख देना। और जो टी नज़र आ रहा है यानी आई की जगह पे तो आई आ गया। अब देखो टी का मतलब है टाइम, तो टाइम की जगह पे आपने क्या रख दिया, कैपिटल टी। यानी जो चार्ज की डायमेंशन बनी, वो चार्ज की डायमेंशन क्या बनी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल टी। मैंने देखो वर्क की जगह वर्क की डायमेंशन रखी, चार्ज की जगह चार्ज की डायमेंशन रखी, दोनों की डायमेंशन को मैंने पुट कर दिया। वर्क की जगह रखा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्यू की जगह पे मैंने रख दिया आई टी। अब देखो नीचे से आई और टी दोनों को बोला ऊपर चले जाइए, आई ऊपर आएगा तो आई की पावर -1, टी ऊपर आएगा तो टी की पावर -1, दोनों को मैंने ऊपर बुलाया, दोनों ऊपर आ गए। अब देखो ये लिखा हुआ है टी की पावर -2, ये लिखा हुआ है टी की पावर -1, -2 और -1 बराबर होगा मेरे पास किसके, -3 के, यानी -2 -1 बराबर है -3 के। तो आपने इसका आंसर लिखा क्या, एम एल स्क्वायर, एम ऐसी रहा, एल ऐसी रहा, टी बन गया मेरे पास -2 -1 -3, और आई ऐसी रहा मेरे पास क्या हो गया, आई की पावर -1।
तो ये मेरे पास डायमेंशन फार्मूला किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। उम्मीद करता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया होगा। ओके, मैंने आपसे जो बात करी थी कि डायमेंशन मैंने आपको सिर्फ 3 बताई थी, इसीलिए मैंने मुश्किल डायमेंशन अलग से करके रखी थी। देखो आपने जो बेसिक यूनिट पढ़ा है ना, वो आपको मैंने बेसिक यूनिट अपनी पहली क्लास में पढ़ाए थे, 7 बेसिक यूनिट, लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड करंट। तो करंट भी बेसिक यूनिट है, इस वजह से आपने करंट की जगह उसकी डायमेंशन इस्तेमाल करी। अब देखिए इसी से मिलती जुलती मैं आपको कुछ और डायमेंशन भी निकलवाऊँ। आप देखो मैंने अब लिखा आपके सामने चार्ज, तो चार्ज का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, करंट का फॉर्मूला। टाइम को बोला आई के पास चले जाइए, तो आई से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा क्यू इज इक्वल टू आई टी। अब देखो जहाँ आई है वहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आई, जहाँ टी है वहाँ पे आ जाएगा कैपिटल टी। तो आपने दोनों को रखा, डी डायमेंशन आ गई मेरे पास किसकी, चार्ज की, यानी क्यू इज इक्वल टू आई टी। अच्छा, कुछ बुक्स के अंदर आपको ए टी भी लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि देखो करंट है ना, करंट का जो सिंबल है मैं लिख के दिखा दूँ आपको। करंट का जो सिंबल है मेरे पास, तो करंट का सिंबल है तो मेरे पास आई, लेकिन करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है, और एम्पेयर को आप किससे लिखते हो, ए से। तो कुछ बुक्स के अंदर आपको हो सकता है इसको ए भी लिखा हुआ नज़र आए, और हो सकता है आपको आई लिखा हुआ नज़र आए। तो आप इसको आई टी भी लिख लो, कोई मसला नहीं, आप इसको ए टी भी लिख लो, कोई मसला नहीं। आप याद रखना आई टी इस्तेमाल करो, ए की स्टैंडर्ड बना लो, कोई मसले की बात नहीं है। चार्ज के बाद सेकंड लिखा हुआ है रेजिस्टेंस। तो देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, आपने ओम्स लॉ पढ़ा। यहाँ से R का फॉर्मूला क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर R का फॉर्मूला बन जाएगा R इज इक्वल टू क्या, V अपॉन आई। ये मेरे पास बन जाएगा फॉर्मूला किसका, R का। अब आप देखो R का फॉर्मूला आ गया V अपॉन आई, तो मैंने फॉर्मूला लगाया। अब देखो V की डायमेंशन क्या है, आप बोलेंगे सर V की डायमेंशन अभी निकाल के आए, ये रही मेरे पास V की डायमेंशन। वोल्टेज की डायमेंशन, पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन आपने क्या निकाली, ml² टी माइनस 3 आई माइनस 1, ये डायमेंशन आपने निकाली। मैंने इस डायमेंशन को वापसी जगह पे पुट कर दिया, यानी v की जगह पे मैंने डायमेंशन को पुट किया, ml² टी माइनस 3 आई माइनस 1, और देखो नीचे आई था। अब देखो आई मेरे पास है करंट, और मैंने आपको बताया करंट इटसेल्फ एक बेसिक क्वांटिटी है, तो जहाँ जहाँ करंट नज़र आए आप करंट की जगह पे क्या रखना, आई रखना। तो मैंने आई की जगह पे किसको रहने दिया, आई को ही रहने दिया। अब इस आई को बोला आप ऊपर चले जाइए, तो ये आई ऊपर आएगा, तो पहले से लिखा हुआ है आई की पावर -1, एक और आई ऊपर आएगा तो बन जाएगा आई की पावर -1। आप देखो आई की पावर -1, आई की पावर -1, तो ये तो इसको क्या कर देगा, आई की पावर -2। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन मेरे पास बनी ml² टी माइनस 2 और आई माइनस 3। ये आपसे मैंने डायमेंशन शेयर करी, अभी दो किस्म की डायमेंशन मजीद हो गई, यानी एक हो गई चार्ज की और एक डायमेंशन हो गई मेरे पास किसकी, रेजिस्टेंस की। इन दो डायमेंशन की बाद एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। होमवर्क ज़रा अपने पास लिख लीजिएगा कि डायमेंशनल फार्मूला निकाल के दिखाइए इंडक्टेंस का। तो ये फार्मूला जल्दी से तमाम लोग अपने पास लिख लीजिए, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपसे पूछूंगा द डायमेंशन फार्मूला फॉर द इंडक्टेंस इज डैश। इस टॉपिक के बाद आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स मैं आपको पढ़ाऊँगा, और ये रूल्स हैं बहुत आसान, आप तमाम लोगों ने पढ़े हुए लाजमी होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को। कुल मिला के 6 रूल्स हैं। अगर इन 6 रूल्स को आप सीख लेते हो तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक आपको फिज़िक्स में भी काम आएगा, और यही सेम टॉपिक आपके फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी है। तो दोनों के अंदर आपको ये टॉपिक दोनों सब्जेक्ट के अंदर हेल्प करेगा। तो रूल्स मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। सबसे पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते क्या हैं। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन देखिएगा ज़रा। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज डिजिट्स इन अ मेजरमेंट दैट आर रिलायबली प्लस द फर्स्ट डिजिट दैट इज़ अनसर्टेन। कुछ अजीब सी डेफिनेशन मैंने आपसे शेयर करी है, डेफिनेशन कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगी। डेफिनेशन मैं आपको समझाऊंगा, पहले मैं इसका आपको समझा दूँ इसके जो रूल्स हैं, सारे रूल्स आप सीख लो। सारे रूल्स सीखने के बाद फिर मैं डेफिनेशन पे आऊँगा, डेफिनेशन बताऊँगा कि डेफिनेशन क्या बताना चाह रही है, किस तरीके से आपको पता चलेगा। तो पहले उसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। देखो पहला रूल है मेरे पास, अगर आप पहला रूल पढ़ोगे तो पहला रूल देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल उसने बताया ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी ज़ीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं, भाई यही बोले ना, ऑल नॉन ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा। अब देखो ज़ीरो के अलावा कौन कौन से, मैंने लिखा 3 6 4, मुझे बताओ ज़ीरो के अलावा कितने डिजिट हैं। आप बोलेंगे सर ज़ीरो के अलावा 3 डिजिट हैं, 1 2 3। इसका मतलब इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें है मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका आंसर हो गया। तो पहला रूल आपने सीखा, पहला रूल क्या सीखा, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर
सिग्निफिकेंट। अब देखो सेकंड नंबर लिखा हुआ है 0.64, देखो जीरो नज़र आ रहा है तो जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट कौन हुआ, एक 6 हुआ और एक कौन हुआ 4 हुआ, तो आंसर हो गया मेरे पास हैव टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला रूल आपको सिखाया, उम्मीद करता हूँ पहला रूल आपको समझ में आया होगा। पहला रूल मेरे पास था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। फर्स्ट रूल के बाद मैं आपसे शेयर करता हूँ इसका सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है, तो सेकंड रूल देखिएगा ज़रा तमाम लोग। सेकंड रूल है मेरे पास ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी ज़ीरो अगर दरमियान में आ जाए, क्या मतलब, मैंने लिखा 2009। अब आप बोलेंगे सर हमने तो पहला रूल पढ़ा, पहला रूल क्या पढ़ा कि ज़ीरो के अलावा तमाम डिजिट सिग्निफिकेंट, यानी 2 सिग्निफिकेंट 9 सिग्निफिकेंट। अब ये जो 2 ज़ीरो आप देख रहे हो, ये 2 ज़ीरो इन दोनों के दरमियान में आ रहे हैं, और जब डिजिट दरमियान में आते हैं तो वो डिजिट भी क्या बन जाते हैं, सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। यानी 2 भी सिग्निफिकेंट, ये ज़ीरो दरमियान में आ गया तो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट, 9 भी सिग्निफिकेंट। इसका मतलब इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद है वो तादाद कितनी है, 4 है। अब आप एग्जाम्पल भी पढ़ लो, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में नंबर लिखा हुआ है 7005। अब देखो 7 सिग्निफिकेंट, 5 सिग्निफिकेंट, 0 0 दरमियान में आएगा तो 0 भी सिग्निफिकेंट, तो आंसर हो गया कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। उम्मीद करता हूँ ये 2 रूल समझ में आए होंगे। पहला रूल आपको पढ़ाया कि ज़ीरो के अलावा तमाम डिजिट सिग्निफिकेंट, दूसरा रूल आपको पढ़ाया कि ज़ीरो अगर दरमियान में आ जाए तो वो ज़ीरो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इन 2 रूल्स के बाद आपसे तीसरा रूल मैं शेयर करता हूँ। तीसरा रूल है मेरे पास, तीसरा रूल लेना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है, ज़ीरो लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब ज़ीरो लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन नंबर, अब क्या मतलब है इसका, तो मैं बात लिखना सिखाऊँ। आप देखो अगर आपके बोला जाए 0.001 मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है, मैंने आपसे बोला क्या इस डिजिट में डेसिमल है, आप बोले सर डेसिमल है। अब मुझे बताओ ये नंबर लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। आप बोलेंगे सर लग तो यही रहा है, अगर आप डेफिनेशन भी पढ़िए तो डेफिनेशन में लिखा हुआ था क्या, लेस देन 1। आप देखो नंबर तो लेस देन 1 है, यानी नंबर है 0.001, यानी 1 से छोटा नंबर है। अब देखो ये ज़ीरो दरमियान में नहीं आ रहे, बल्कि ये ज़ीरो कैसे आ रहे हैं, स्टार्टिंग में आ रहे हैं। तो रूल नंबर 3 ये बोल रहा है कि अगर आपकी ज़ीरो दरमियान में ना आए, आपकी ज़ीरो अगर स्टार्टिंग में आए तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है, नॉट सिग्निफिकेंट, यानी ज़ीरो अगर स्टार्टिंग में आए तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यानी इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा, आप बोलेंगे सर सिर्फ 1 है, इसका मतलब इसका जवाब हो जाएगा हैज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। आप एग्जाम्पल नंबर ये देखो 0.065, 0. मैं दोबारा लिख दूँ 0.065 ये नंबर। अब देखो डेसिमल नज़र आ गया, स्टार्टिंग के ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, दरमियान में नहीं आ रहा, 6 भी सिग्निफिकेंट, 5 भी सिग्निफिकेंट, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये आपसे 3 रूल शेयर किए। पहला रूल आपके पास क्या था, मैं जल्दी दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ। पहला रूल आपके पास था ज़ीरो के अलावा तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल था आपके पास अगर ज़ीरो दरमियान में आ जाए तो वो ज़ीरो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। और तीसरा रूल था अगर ज़ीरो स्टार्टिंग में आ जाए तो ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। चौथा रूल क्या है, चौथा रूल मुझे बोलता है भाई, ये रहा चौथा रूल। चौथा रूल बोल रहा है फाइनल जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। आपसे बोला कि अगर यही जीरो डेसिमल के बाद आखिर में आ जाए, जैसे मैंने नंबर लिखा 4.000, ये आ गया पॉइंट, मैंने लिखा 4.000। अब देखो ये जो ज़ीरो देख रहे हो आप, ये ज़ीरो डेसिमल के, अच्छा क्या ये ज़ीरो दरमियान में आ रहे हैं। आप बोलेंगे सर एक बात तो कंफर्म है, ये ज़ीरो दरमियान में नहीं आ रहे। दरमियान में आने के लिए आपको लास्ट में भी एक नंबर चाहिए था, यानी कोई नंबर लिखा हुआ जैसे 1 लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट में कोई डिजिट तो है ही नहीं, इसका मतलब ये ज़ीरो दरमियान में नहीं आ रहे। चौथा रूल मुझे ये बोल रहा है, चौथा रूल ये बोलता है कि भाई ज़ीरो अगर आपके आए लेकिन वो ज़ीरो फाइनल ज़ीरो हो, फाइनल ज़ीरो का मतलब आखिर की ज़ीरो, तो आखिर के जितने भी ज़ीरो होंगे वो तमाम के तमाम ज़ीरो सिग्निफिकेंट होंगे। भाई रूल नंबर 3 ये बोल रहा है कि ज़ीरो स्टार्टिंग में आए तो सिग्निफिकेंट नहीं है। रूल नंबर 4 बोल रहा है कि ज़ीरो आखिर में आए तो वो ज़ीरो तमाम के तमाम क्या है, सिग्निफिकेंट है। क्या रूल नंबर 3 और 4 में फ़र्क समझ में आया। मैं दोबारा अपनी बात दोहराता हूँ। देखो रूल नंबर 3 ने क्या बोला, अगर तो ज़ीरो स्टार्टिंग में आए तो ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन यही ज़ीरो अगर कहाँ पर आए, एंड में आए, अगर डेसिमल भी लगा हुआ हो तो तमाम के तमाम ज़ीरो आपके पास क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। देखो लिखा ना फाइनल ज़ीरो मतलब आखिर के ज़ीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। रूल नंबर 4 के बाद मैं आपसे बात करता हूँ रूल नंबर 5 की। ये रहा मेरे पास रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 मैंने आपसे शेयर किया। रूल नंबर 5 तमाम लोग देखिएगा क्या लिखा हुआ है,
जीरोज दैट लोकेट द डेसिमल पॉइंट इन नंबर लार्जर देन 1 आर नॉट नेसेसरी सिग्निफिकेंट। अब देखो आपको इंग्लिश याद नहीं करनी, आपको आसान आसान सी बातों में मैं समझा रहा हूँ। ये इंग्लिश के रूल्स मैंने लिख दिए, लेकिन मैं अपने आसान बात ही करूँगा आपसे। देखो मैंने लिखा 4000, मैंने डेसिमल लगा दिया तो 4000 से बन गया 4.00। देखो अगर डेसिमल नज़र आ रहा है, अगर डेसिमल नज़र आ रहा है तो ये जीरो सिग्निफिकेंट, जीरो सिग्निफिकेंट, जीरो सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर मैं यहाँ से डेसिमल को हटा दूँ, मैं यहाँ से डेसिमल को अगर इरेज कर दूँ, मैंने डेसिमल को हटा दिया। अब देखो क्योंकि डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, तो ये जो आखिर के ज़ीरो हैं, अब ये आखिर के ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यानी डेसिमल नज़र आएगा तो आखिर के ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर डेसिमल नज़र नहीं आ रहा तो आखिर के ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसका जो जवाब होगा वो जवाब हो जाएगा सर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो जो सबसे कंफ्यूजिंग है वो रूल नंबर 3, 4 और 5 है। रूल नंबर 1 में दोबारा बताऊँ, रूल नंबर 3 में आपको दोबारा बताऊँ। रूल नंबर 3 था अगर ज़ीरो स्टार्टिंग में आए तो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये रूल नंबर ये 3 था आपके पास। अगर यही ज़ीरो आखिर में आए और अगर डेसिमल लगा हुआ हो, एक जगह देखो डेसिमल लगा हुआ है और एक जगह डेसिमल नहीं लगा हुआ, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो ऊपर वाले केस में डेसिमल लगा हुआ है, अगर तो डेसिमल लगा हुआ है तो ज़ीरो सिग्निफिकेंट, और डेसिमल नहीं लगा हुआ तो ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये था मेरे पास रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 के बाद मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ रूल नंबर 6। आपको 10 की पावर कुछ भी नज़र आ जाए, 10 की पावर प्लस माइनस एक्स, चाहे पावर प्लस में हो चाहे पावर माइनस में हो, कोई सी भी पावर नज़र आ जाए, जब भी आप पावर को देखोगे तो पावर कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। जैसे आपको बोल दिया जाए, आपको बोला जाए भाई एक नंबर है 1.01, मैंने नंबर लिखा 1.01, 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5। आपने जैसे ही पावर को देखा तो पावर को देखते ही काट दिया कि भाई पावर तो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? आप बोलेंगे सर ये 1 सिग्निफिकेंट, ये 1 सिग्निफिकेंट, ज़ीरो दरमियान में आ रहा है तो ज़ीरो भी क्या हो गया सिग्निफिकेंट। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास कितना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये कुल मिला के 6 रूल्स है जो मैंने आपसे शेयर किए। सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए। मैं जल्दी से ओवरव्यू करा दूँ आपको सारे रूल्स। भाई पहला रूल आपके पास क्या था, ज़ीरो के अलावा सारे के सारे डी सिग्निफिकेंट। अगर आप लोग मेरी आवाज़ सुने तो अपने वहीं पे खुद दोहराना, माइक बंद करके अपनी बात दोहराना। क्या पहला रूल था आपके पास, ज़ीरो के अलावा सारे के सारे डी सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल था आपके पास, अगर ज़ीरो दरमियान में आ जाए तो वो ज़ीरो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट, दूसरा रूल। तीसरा रूल था आपके पास, अगर ज़ीरो स्टार्टिंग में आए तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, यही ज़ीरो अगर आखिर में आए तो ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। शर्त ये कि क्या लगा हुआ हो, डेसिमल। आखिर के ज़ीरो सिग्निफिकेंट होंगे अगर डेसिमल हो, और आखिर के ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे अगर डेसिमल नहीं हो, और पावर कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो ये रूल्स मैंने आपको काफ़ी जल्दी पढ़ाए, आसान से रूल्स से। अगर ये भी मैं आपको टैप में आके पढ़ाऊँगा तो आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा, तो मैंने इसको काफ़ी जल्दी पढ़ाया ताकि आप लोग ईजिली इस बात को समझ जाओ। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करा दूँ। देखो तमाम लोग के सामने MCQ आएगा। MCQ देखो, MCQ के ऑप्शन दिए में, जो भी आपका तुक्का आ रहा है इसका तुक्का लगा के जवाब बताइए, इसका जवाब क्या होगा। MCQ मैं आपको समझाता हूँ। MCQ मेरे पास था 0.121203। अब देखो ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं क्योंकि स्टार्टिंग का है, ये डेसिमल लगा हुआ है। 1 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, 1 2 3, यानी ये एरो आ रहा है 5, और ये ज़ीरो दरमियान में आ रहा है तो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट। तो जिस MCQ का करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब था मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। MCQ नंबर 1 के बाद आपकी स्क्रीन पे आ रहा है MCQ नंबर 2। तमाम लोग MCQ नंबर 2 पढ़िए। MCQ नंबर 2 पढ़ने के बाद इस MCQ का भी मुझे जवाब दीजिएगा, इस MCQ का क्या जवाब होगा जल्दी से। इस MCQ को भी सॉल्व करते हैं। MCQ में आपसे बोला गया 860.040। अब देखो, अब मैं इसको सॉल्व करना सिखाऊं। क्या है, 8 सिग्निफिकेंट है, 6 सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है। देखो ये 2 ज़ीरो दरमियान में आएगा, ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट। अब डेसिमल के बाद आखिर का जो भी ज़ीरो होगा वो ज़ीरो लाजमी सिग्निफिकेंट होगा। भाई रूल नंबर 4 आपको यही तो सिखाया था, अगर डेसिमल नज़र आए, डेसिमल के बाद आखिर का कोई भी ज़ीरो, फाइनल ज़ीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी ये ज़ीरो भी मेरे पास सिग्निफिकेंट होगा। यानी जो करेक्ट जवाब है वो मेरे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ऑप्शन MCQ नंबर 2 के बाद आपसे सवाल है MCQ नंबर 3 का। MCQ नंबर 3 पढ़िए, मुझे जवाब बताइएगा। MCQ नंबर 3 में आपको बताऊं, MCQ नंबर 3 में आपसे बोला कि सर द नंबर ऑफ
सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 7.050 एक्सपोनेंट -2 इज डैश। तो अब इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं इसका क्या होना चाहिए। ये हो गया 7.050 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। देखो 10 की पावर जब भी नज़र आए तो 10 की पावर तो सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो इसको तो आप काट दोगे। मैंने इसको काट दिया, ये देखो 10 की पावर -2 ये रहा, 10 की पावर -2 का आपने काट दिया। अब देखो डेसिमल नज़र आ रहा है, 7 सिग्निफिकेंट, 5 सिग्निफिकेंट, ये 0 दरमियान में है, 0 भी सिग्निफिकेंट, और डेसिमल के बाद आखिर का 0 भी क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट, तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट। तो कुल मिला के जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं, 4। तो करेक्ट जवाब हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4। देखो ये सवाल भी ऊपर वाले सवाल की तरह सेम सवाल है, सिर्फ पावर का फ़र्क है, माइनस हो या प्लस हो पावर को आप काट दोगे। 2 सिग्निफिकेंट, 5 सिग्निफिकेंट, 0 दरमियान में आ गया, 0 भी सिग्निफिकेंट, और ये 0 लास्ट में आ रहा है, तो ये 0 भी क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास कितना 4 सिग्निफिकेंट। लास्ट एमसीक्यू पढ़िएगा, एमसीक्यू नंबर 5, इसका करेक्ट जवाब बताइएगा मुझे क्या होगा, ए बी सी या डी। एमसीक्यू नंबर 5 में आपको समझाऊँ, एमसीक्यू नंबर 5 में भी आप में से बहुत सारे लोगों ने गलती करी। नंबर है मेरे पास 0.005040, तो नंबर मैं लिखता हूँ 0.00540। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ज़रा इसको देखिएगा ज़रा गौर से। आप लोग जो गलती करो वो गलती दोबारा नहीं करना। देखो आपको मैंने बोला डेसिमल के बाद आखिर का 0 लेना है, आप में से क्या किया, बहुत सारे लोगों ने इन 0 को भी मान लिया। भाई ये 0 तो स्टार्ट में आ रहे हैं ना, जो भी है डेसिमल की बात तो आ रहे हैं, लेकिन है तो स्टार्टिंग में। इसका मतलब ये 0 भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये 0 भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये 0 भी सिग्निफिकेंट नहीं है। जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो ये 5 है, 4 है, 0 दरमियान में आ रहा है 0 है, और एक 0 लास्ट में आ रहा है। तो जो कुल मिला के सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप लोग जो इसका करेक्ट जवाब लगाओगे वो क्या लगाओगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये रहा करेक्ट जवाब मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर।